नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है जिससे देश में विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए हैं और चुनावी मैदान में करारी मात खाने वाले विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की घेराबंदी का जो प्रयास किया था, उसके लिए जो अदालतों को मोहरा बनाने का काम किया था, उसमें उनको बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है। अब विपक्षी दल दोस्तों औंधे मुंह पड़े हुए हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार मोदी सरकार के खिलाफ अब क्या रणनीति अपनाई जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एफआईआर कराने को कानूनन सही ठहरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मतदाता सूची की जांच और सुधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची की बेंच ने पिछले साल बिहार में हुए एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पीयूसीएल, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल समेत कुल 19 याचिकाओं पर आया है। यह चौथा बड़ा फैसला है जिसमें विपक्षी दलों को केंद्र की मोदी सरकार को अदालत के जरिए घेरने के प्रयास में भारी नाकामी मिली है। इससे पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण एफआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग के काम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली एक याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने बताया था कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे प्रमुख नेताओं ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में चिंता जताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की थी कि जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी और जब वे जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों की कथित मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की गई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि राजनेताओं और आम नागरिकों के लिए अलग कानून या दिशा निर्देश नहीं बनाए जा सकते क्योंकि नेता भी मूल रूप से एक नागरिक होते हैं। मतलब जनता के बीच जाकर लड़ाई जीतने के बजाय अदालतों के जरिए मोदी सरकार पर जीत हासिल करने के जितने भी प्रयास विपक्षी दलों ने किए हैं, सब में विपक्षी दलों को मात खानी पड़ी है। भाजपा एक तरफ जहां सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, वहीं दूसरी तरफ विकास के मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की तरह भाजपा के राज्यों में मुख्यमंत्रियों को मनमानी करने की छूट नहीं है। यही वजह रही है कि भाजपा मुख्यमंत्री के दावेदार रहे किसी एक नेता के ब्लैकमेल का शिकार नहीं रही। भाजपा ने वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनने के लिए ब्लैकमेल करने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने यह कोशिश की थी और भाजपा को भी वसुंधरा की महारानी वाली फितरत का अंदाजा था। फिर भी भाजपा मुख्यमंत्री चयन के मामले में अडिग रही। मुख्यमंत्री पद को लेकर जैसी मारामारी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मची हुई है, उससे भाजपा ने निजात पा ली है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद पर संकट मंडराया हुआ है। इस पद को कर्नाटक कांग्रेस में बगावत के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसी अनुशासनहीनता भाजपा में संभव नहीं है। राजस्थान में गहलोत के दौर में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में सरेआम तलवारें खिंच गई थी और कांग्रेस हाईकमान खड़गे और सुपर हाईकमान माने जाने वाले राहुल गांधी शतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दबाए रहे कि खतरा अपने आप टल जाएगा। खतरा टला तो सही, लेकिन कांग्रेस की सत्ता हाथ से चली गई, तब जाकर यह खतरा टला। सत्ता को लेकर यही भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र में अंतर है। कांग्रेस में अभी भी संगठन के बजाय व्यक्तिवाद हावी है, जबकि भाजपा ने
ज़्यादा 3-5 करने वालों को घर बिठा दिया। मुख्यमंत्रियों के सिलेक्शन के मामले में भाजपा के निर्णय इसका प्रमाण है। यहाँ तक भाजपा ने किसी भी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी में लाख बुराई होंगी। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुत्व को भुनाने के लिए भी आरोप लगाए जा सकते हैं, किंतु भाजपा के वोट चोरी करवाने का सवाल ही नहीं उठता। यह सिर्फ विपक्ष की खींच साबित हुई है। भाजपा जानती है कि यदि गलती से भी ऐसा प्रयास किया गया और पकड़े गए तो देश में भारी बदनामी होगी। फिर भाजपा को दरअसल जीतने के लिए ऐसे घटिया प्रयास करने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ी कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा दमदार चेहरा है, जिस पर देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। देश के लोगों को यह बात अच्छी तरह पता है कि पीएम मोदी का घर बार नहीं है। ऐसे में वे निजी हित के लिए तो कम से कम कोई गलत फैसला या भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मोदी के तीसरे कार्यकाल तक विपक्ष भ्रष्टाचार का एक भी मामला साबित नहीं कर सका है। इसके विपरीत चुनावों में मोदी ही विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर रहे हैं। दरअसल विपक्षी दलों को इतनी हार के बावजूद यह साधारण सी बात समझ में नहीं आई कि भाजपा की मोदी सरकार पर आरोप लगाने और बेबुनियादी मुद्दों पर अदालतों में घसीटने से उनकी जीत कभी नहीं हो सकती। यदि मोदी को हराना है तो उन्हीं के हथियार से हराना पड़ेगा जिससे वे जीत रहे हैं। मसलन हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार 3 बार पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी कर दी। विपक्षी दल चाहते तो विपक्षी राज्य वालों में टैक्स की कटौती करके इनकी दरों में कमी कर सकते थे, ताकि लोगों को बताया जा सकता कि वे लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। इसके विपरीत विपक्ष ने खाली शोर शराबा मचाया। पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा वैट वसूलने वाले राज्यों में तेलंगाना सबसे ऊपर है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पेट्रोल पर 35.20% वैट लगाया जाता है। इस वजह से राज्य में पेट्रोल की कीमत 118 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है। यहाँ भी पेट्रोल काफ़ी महंगा बिक रहा है। केरल में पेट्रोल पर 30% से ज़्यादा टैक्स और एक्स्ट्रा सेस लगाया जाता है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 115 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुँच चुकी है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की सरकार है। इसी तरह कर्नाटक में करीब 29.84% सेल टैक्स है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है। जबकि पंजाब में वैट के साथ एक्स्ट्रा सेस वसूला जाता है। यहाँ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपकी सरकार है। विपक्ष को यह साबित करके दिखाना पड़ेगा कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहाँ भाजपा वाले राज्यों से विकास बेहतर है, कानून व्यवस्था बेहतर है। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि विपक्षी शासन वाले राज्यों में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो चुका है। उनके राज्यों में लोगों को रोजगार मिल रहा है, निजी क्षेत्र में निवेश हो रहा है और राज्य लगातार तरक्की कर रहे हैं। और भाजपा शासित राज्यों से बेहतर मॉडल उनको ये साबित करके दिखाना होगा विकास के मापदंडों पर। मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ छाती कूटने और खुद के कपड़े फाड़ने से विपक्ष कभी भी सत्ता नहीं पा सकता। सोशल मीडिया के इस दौर में सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। विपक्ष को साबित करना होगा कि वह देश को मोदी और भाजपा से बेहतर नेतृत्व दे सकता है। इसके लिए विपक्षी दलों वाले राज्यों को विकास के ऐसे उदाहरण पेश करने होंगे ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। वरना अदालतों के जरिए मोदी सरकार और भाजपा को नीचा दिखाकर किरकिरी कराने की कोशिश में विपक्ष हमेशा अपनी ही किरकिरी कराता रहेगा। तो ये दोस्तों विपक्षी दलों की हालत है कि विपक्षी दलों ने लगातार हारने के बाद भी अपने हार के कारणों पर कभी गहराई से चिंतन मनन ही नहीं किया और ऐसे बेबुनियाद आरोपों से केंद्र की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को लपेटने का प्रयास वो करते रहे। जैसे बंगाल में अभी ममता बनर्जी ने किया था, लगातार केंद्र की सरकार के चुनाव आयोग के मामलों को कोर्ट में चुनौती देती रही और अदालतों से फटकार खाती रही। तो ऐसा ही विपक्ष का हाल है कि उनको लगता है कि अदालतों के जरिए
नरेंद्र मोदी सरकार से बदला लिया जा सकता है या इनका कुछ नुकसान किया जा सकता है, लेकिन अदालतों से यह संभव बिल्कुल नहीं है। ये इनके बात जरा भी समझ में नहीं आई है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।